हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि ये जो थंबनेल पे आपको दिख रहा है, तो आज हमारी जो सीरीज है यूपीएससी सेट डेली प्रैक्टिस सीरीज की, उसका 6th सेशन है। और यदि आप कंटिन्यू फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ये इसके बारे में ज़रूर पता होगा कि हम रोज 10 क्वेश्चंस करते हैं और एक होमवर्क का क्वेश्चन होता है। तो अभी मेनली हम पीवाईक्यूज पर फोकस कर रहे हैं। अभी तो पीवाईक्यूज हमारे चल रहे हैं, इसके बाद में हम अदर क्वेश्चंस पे आएंगे। अदर से पहले थीम पता चल जाएगी ना पीवाईक्यूज के बेस पे, और ये कंटिन्यू चलने वाली सीरीज है। 2027 का प्रीलिम्स जब तक नहीं होगा तब तक। तो आप अगर आप सीसेट देना चाह रहे हैं कि इस बार 2027 में, तो आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल होने वाला है। तो बिना किसी देरी के आज का ये जो सीरीज का है पहला क्वेश्चन, वो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि स्टार्ट पहले हम करेंगे होमवर्क वाले क्वेश्चन से। कल मैंने जो होमवर्क दिया था, तो उस वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आज पीपीटी नहीं बन पाई, तो हम सीधे डायरेक्ट पेपर से आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चूंकि हमारे 2019 के पीवाईक्यूज चल रहे थे, इससे पहले कि हमने ये सारे क्वेश्चन कर लिए थे। तो ये जो क्वेश्चन है, ये कल मैंने होमवर्क में दिया था। आई होप आपने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया होगा, और ऐसा ही क्वेश्चन आज भी हम देने वाले हैं आपको। तो ये जो क्वेश्चन था, पहले होमवर्क वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। कल ये हमारा होमवर्क था। तो इसमें दे रखा है कि कुल किसी सम्मेलन में कुल 100 प्रतिभागियों में से 70 भारतीय हैं। टोटल कितने हैं? 100 हैं। जिनमें से इंडियन कितने हो गए? इंडियन इसने दिए हैं 70 है, यानी कि फॉरेनर यानी विदेशी कितने हो गए? 100 या 100 में से 70 इंडियन है, तो विदेशी कितने हो गए? 30 विदेशी हो गए। ठीक है। यदि कुल प्रतिभागियों में से 60 शाकाहारी हैं, शाकाहारी, इसको शाकाहारी को चलो एस से डिनोट करते हैं। शाकाहारी कितने हैं? 60 है। टोटल 100 है, 100 में से 60 क्या है? शाकाहारी। अब इनमें से कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो ये हमें बताना है। पहला स्टेटमेंट दिया है, कम से कम 30 सहभागी भारतीय सहभागी शाकाहारी है। प्रतिभागी जो है कि कम से कम है ना, 30 तो होंगे, 30 से ज्यादा भी हो सकते हैं। भारत में जो इस सम्मेलन में भाग लेने वाले शाकाहारी हैं, ये हमें बताना है। देखो, शाकाहारी कुल कितने हैं? 60। टोटल कितने हैं? 100। एक हम, और फॉरेनर कितने हमने बताए? 30 बताए। एक हम मोटा मोटा मान लेते हैं कि चलो फॉरेनर है ना, 30 के 30 शाकाहारी है। यही हो सकता है ना एक संभावना का, कि चलो फॉरेनर हमने कितने मान लिए कि 30 के 30 क्या है? शाकाहारी है। क्योंकि अगर फॉरेनर सभी की सभी शाकाहारी है ना, तो भी 30 ऐसे व्यक्ति बचेंगे जो शाकाहारी रहेंगे। क्योंकि 60 है, 60 में से 30 चला जाएगा तो कितने बचेगा? 30। 30 बचा, यानी 30 में कौन होंगे? फॉरेनर तो पूरे पूरे शाकाहारी मान ही लिए, तो ये 30 कौन होंगे? ये भारतीय ही होंगे। 100 में से 60 तभी होंगे ना। तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि 30 तो होंगे ही होंगे भारतीय भी शाकाहारी। इससे ज्यादा अगर फॉरेनर एक दो भी मांसाहारी है ना, तो ये संख्या बढ़ जाएगी 31 32, इस तरीके से बढ़ जाएगी। यानी 30 तो कम से कम होने ही होने वाले हैं शाकाहारी। कब? जब यदि 60 शाकाहारी हैं तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरीके से दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, तो कम से कम 10 भारतीय प्रतिभागी मांसाहारी हैं। कम से कम 10 भारतीय प्रतिभागी मांसाहारी हैं। कितने हैं? 60 क्या है? शाकाहारी हैं, इसने दिया है। और टोटल भारतीय कितने हैं? 70। और 30 फॉरेनर थे हमारे। तो अब देखो आप, तो चूंकि हम मान लेते हैं कि भारतीय भारतीय कितने हैं? 70 हैं। 70 में से जो 60 है ना, 60 शाकाहारी के, 60 शाकाहारी तो कितने हो सकते हैं? 60 ही तो हो सकते हैं। 60 शाकाहारी हैं, लेकिन फिर भी 10 तो ऐसे बचेंगे ना, कम से कम 10 तो बचेंगे ना। 10 तो डेफिनेटली बचेंगे, क्योंकि मांसाहारी होंगे ही होंगे, क्योंकि शाकाहारी तो 60 ही हैं और हमारे पास भारतीय हैं कितने? 70। अब तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा, कम से कम 10 तो बचेंगे। इसके अलावा अगर इन 60 में से भी, या फिर इन फॉरेनर्स में से 10 20 शाकाहारी निकले, तो ये जो शाकाहारी मांसाहारी है ना भारतीय, ये और बढ़ जाएंगे, 10 से 15 20 हो जाएंगे। लेकिन 10 तो रहेंगे ही रहेंगे, 10 से कम मांसाहारी नहीं हो सकते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट सही, यानी सी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगर आपने होमवर्क वाले क्वेश्चन में सी आंसर किया है तो आप बिल्कुल करेक्ट होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो चूंकि अभी हम कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपकी फीडबैक पे डिपेंड करेगा, आप कितने फीडबैक देते हैं। तो आज हम इधर से करेंगे 2 9 क्वेश्चन से स्टार्ट करके 3 9 तक चलने, 3 9 तक चलेंगे। किसी 5 मंजिला इमारत को 1 से 5, मतलब उस कोई 5 मंजिला इमारत है, उसमें कितने तल है? ऐसे 1 से लेके 5 तल है, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 तल है। तो जिनको 4 विभिन्न तल कितने हैं, मतलब फ्लोर कितने हैं? 4 हैं, बहुत सॉरी 5 हैं। और रंग कितने हैं? 4 रंग हैं का इस्तेमाल करके रंगा गया है। एक तल को रंगने के लिए सिर्फ एक ही रंग का इस्तेमाल किया गया है। तो और एक तल को रंगने के लिए सिर्फ एक ही रंग का इस्तेमाल किया गया, मतलब एक तल को 2 रंगों से नहीं रंगा गया है। टोटल 4 रंगों का यूज करना है, और 5 जगह पे, यानी कि 2 जगह ऐसे होंगी जहाँ पे सेम कलर आने वाला है। ठीक है। अब देखो, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी 2 क्रमागत तल भिन्न रंग के रंगे हुए हैं, फिर इन इन कथनों पर विचार करना है कि कोई भी 2 है ना,
सेम कलर से नहीं रंगी हुई है, ये सुनिश्चित करना है। इन स्टेटमेंट्स के आधार पर कितनों से हम आंसर दे सकते हैं। ये देखो, हम मान लिए 5 फ्लोर है, 5 फ्लोर है मान लेते हैं। तो कोई एक सेकंड थोड़ी जगह करते हैं, इधर पढ़ेंगे। मान लेते हैं ये 5 फ्लोर है, 1 2 3 4 5 हो गए, और कलर हमारे पास कितने हैं, 4 है। तो पहले देख रखो, बीच के 3 तलों को भिन्न रंग से रंगा गया है। बीच के 3 रंगों को मान लेते, इसको रेड से रंग दिया, इसको ब्लू से, और इसको येलो से रंग दिया। अब हमारे पास एक कलर और बच गया, हमने 4 कलर मान के चलते हैं, रेड, ब्लू और येलो और एक ऑरेंज मान लेते हैं। चलो ये 4 कलर है, और ये 4 हमने ये मान लिए, और फ्लोर 5 है। अब इसने केवल इतना दिया है कि बीच के 3 अलग अलग कलर के हैं, 3 अलग अलग कलर के मान लिए। तो अब ये थोड़ी ना निश्चित है कि 1 और 2 क्या है, इसमें कुछ नहीं बताया गया। हम मान सकते हैं कि ऑरेंज है ना, ये जो रेड है, रेड जो है, रेड को हम 2 बार मान लेते हैं, एक को रेड मान ले, एक को ऑरेंज भी मान सकते हैं। तो ये देखो 2 क्रमागत क्या हो जाएंगे, सेम कलर के हो जाएंगे, और ये तो हमें सिद्ध करना ही नहीं है। तो मतलब केवल एक से तो हम नहीं बता सकते ना, एक से तो हम नहीं फिक्स कर सकते ना कि कौन से कलर, मतलब कौन कौन से कलर कहाँ कहाँ पे व्यवस्थित है, किस किस फ्लोर पर कौन से कलर, हम नहीं बता सकते। क्योंकि हम इसको येलो भी मान सकते हैं, और ऊपर वाला ऑरेंज आ जाएगा। एक कलर को 2 बार रिपीट करना है ना, तो मतलब कि कर्मागत आ जाएंगे। तो पहले से तो नहीं कह सकते, केवल अकेले से तो नहीं कह सकते, पहले स्टेटमेंट पर्याप्त नहीं है। दूसरे की बात करें तो दूसरा, इन चौथे तलों पर भिन्न रंगों, दूसरे एवं चौथे जो तलों को है ना, वो भिन्न रंग से, भिन्न रंगों में रंगा जाता है। अब इसमें क्या दिया गया है, इसमें बोल रहा है कि दूसरे तल को और चौथे तल को, अब देखो उसको सॉल्यूशन करते हैं। सेकंड फ्लोर को और चौथे तल को अलग अलग रंगों से रंगा दिया है। मान लीजिए इसको, इसको हमने कलर चेंज कर लेते हैं। इसको यदि येलो से रंग लिया और चौथे कलर को अलग बताया तो रेड से रंग लिया। अब हम कैसे बता दें, कैसे फिक्स कर लें कि फर्स्ट कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फिफ्थ कौन सा है, क्योंकि हमारे पास 2 कलर तो अभी बचे हुए हैं, 3 जगह रंगना है। मान लीजिए मैंने पहले ही येलो रंग दिया, फिर 2 क्रमागत हो गए, और हमें ये सिद्ध करना है कि 2 क्रमागत नहीं है। तो इसमें ये केवल दूसरा कथन भी इसके लिए पर्याप्त नहीं है। और अगर दो पहले और दूसरे को मिला भी देना तो भी हम आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि येलो रेड है, बीच में ऑरेंज आ गया, क्योंकि 1 और 5 का कोई पता नहीं चल रहा है अभी तक। 1 और 5 क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा। अब देखो, पहले दूसरे स्टेटमेंट भी कुछ इससे में, दूसरे स्टेटमेंट से भी हम आंसर नहीं दे पा रहे। अब तीसरे स्टेटमेंट की बात करें, तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो तलों को लाल रंग में रंगा जाता है। मतलब पहले और 5वें तल को लाल रंग से रंगा जाता है। अभी ये देखो कितना, अब देखो इसमें सटीक आंसर आ जाएगा हमारा। कैसे आएगा, इसने क्या बोला है, इसने ये बोला है कि पहले रंग, पहले तल को, तो दूसरा बनाते हैं। इसने बोला है कि फर्स्ट फ्लोर को एवं 5th फ्लोर को किस रंग से रंगा गया है, रेड रंग से रंगा गया है। यानी कि ये लो, फर्स्ट फ्लोर को रेड से रंग दिया और 5th फ्लोर को भी रेड से रंग दिया, यानी अब 3 फ्लोर बच गए, और हमारे पास कलर भी 3 बच गए, और ये तीनों डिफरेंट ही आने वाली हैं। बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, क्योंकि 4 कलर हैं, 2 फ्लोर ऑलरेडी बता चुका है, पहला और 5वां आएगा रेड कलर। बीच के तीनों, अब तीनों अलग अलग रंग से रंग दो, चाहे पहले ब्लू रंग दो, फिर येलो रंग दो, फिर ऑरेंज रंग दो। तो अभी देखो इस सीक्वेंस को देखो, तो कोई भी 2 क्रमागत कलर नहीं आ रही ना, रेड एक बार फर्स्ट में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। यानी कि केवल तीसरा स्टेटमेंट ही पर्याप्त है किसका, इसका आंसर देने के लिए, कि कोई भी 2 क्रमागत है ना तन, जो कोई भी 2 क्रमागत तल है ना, सेम रंग से नहीं रंगे गए हैं, टोटल है जो भिन्न रंगों से रंगे गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा क्या, बी आंसर आ जाएगा, कि केवल 3 पर्याप्त है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पी क्यू आर 3 नगर है, पी और क्यू के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, और पी और आर के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। क्यू पी के दक्षिण में तीन तीन जो हैं नगर हैं। देखो क्यू किधर है, पी बीच में मान लिया, पी की क्यू पश्चिम में है, तो पश्चिम किधर हो जाएगा, इधर आ जाएगा, क्यू इधर आ जाएगा, और इनके बीच की दूरी कितनी है, पी और क्यू के बीच की दूरी 60 किलोमीटर। इसी तरीके से देखो आर पी के दक्षिण में है, पी के दक्षिण में है आर, इधर आर हो जाएगा, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 80 किलोमीटर हो गई। तो क्यू और आर के बीच की दूरी कितनी है, मतलब ये बतानी है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये हमें बतानी है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये समकोण तरीके से बन रहा है ऐसे, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर है, और इसके लिए फिर हमारी ये 90 डिग्री का कोण एक, तो ये क्या बन जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय बन जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण क्या हो जाएगा, ये मतलब ये कर्ण वाली भुजा क्यू आर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी क्यू, क्यू पी का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखो हमें याद करना है क्यू और आर का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, क्यू पी का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। ये जो ऐसे डायग्राम बनाया था ना हमने, कि इस साइड पे क्यू था,
इस साइड पे क्यू था, इस साइड पे आर था, इस साइड पे पी था, ये 60 था, ये 80 था। तो इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा 60 का स्क्वायर का वर्ग प्लस 80 का स्क्वायर का वर्ग। और जब इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये 60 का स्क्वायर आ जाएगा 3600 और 80 का स्क्वायर आ जाएगा 6400। और जब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो ये टोटल आ जाएगा कितना, 10,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10,000 का अंडर रूट आ जाएगा। 10,000 आ जाएगा, फिर क्यू आर का स्क्वायर इधर जाएगा ना, तो ये अंडर रूट लगा देगा। और इसका जब अंडर रूट करेंगे तो 10,000 का अंडर रूट क्या होता है, 100 आ जाएगा। यानी कि ये जो क्यू से आर की डिस्टेंस आएगी ना, वो कितनी आ जाएगी, 100 किलोमीटर आ जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया कि आपको डायग्राम समझ आ रहा है और पाइथागोरस प्रमेय समझ में आ रही है। तो सही है कि करंट का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, इन दोनों का स्क्वायर कर लेंगे और जोड़ देंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसके स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट को उधर अंडर रूट लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसी क्लब के सभी सदस्य मुंबई गए, एक होटल में रुके जहां 80% खरीदारी, मतलब इसको डायग्राम से साथ साथ बनाते चल रहे हैं। कोई क्लब है, उसके सभी सदस्य, लेट हमने मान लेते हैं इसमें 100 सदस्य हैं और ये सभी सदस्य लेट हमने माने 100 सदस्य हैं टोटल। इसमें टोटल कितने हैं, क्लब में 100 सदस्य हैं। और इसके पहले 80 खरीदारी के लिए गए, 50% है जो पर्यटन के लिए, 10% होटल में ही विश्राम किए। अब देखो 100 हैं टोटल, 100 में से 10 कैसे थे, जो कहीं पे नहीं गए वो होटल में ही थे, यानी कि 10 तो बिल्कुल निकाल दो कि वो कहीं गए ही नहीं। टोटल कितने बच गए, अब 90 बचे जो घूम रहे थे। अब इन 90 में की बात करूं तो 80 इन 90 में से कितने, 80 तो गए खरीदारी के लिए और 50 कहाँ गए, 50 गए कहाँ पे, टूरिज्म के लिए। टूरिज्म के लिए कितने गए, 50 गए। और इस ये के यहाँ गए शॉपिंग के लिए 80 गए। अब देखो इनमें से देखो ना, एक कॉमन पोर्शन भी आ रहा है जो दोनों जगह पे जाओगे, देखो दोनों को जोड़ोगे वैसे टोटल कितना आ रहा है, 80 और 50 140 आ रहा है, सॉरी 130 आ रहा है, 130 आ रहा है। जबकि हमारे पास तो टोटल है कितने, केवल 90, यानी कि 130 टोटल आ रहा है और 90 हमारे पास टोटल है। यानी कि एक 90, 130 में से 90 घटाएंगे तो 40 बच जाएगा। यानी 40 लोग ऐसे हैं, 40 लोग ऐसे हो गए जो दोनों काम करने जा रहे हैं। वो फिल्म भी, सॉरी खरीदारी भी करने जा रहे हैं और टूरिज्म पे भी जा रहे हैं। समझ में आ गया, यानी कि 130 लोग हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं गए हैं। और हमारे पास है टोटल 90, यानी कि 130 या 90 से ज्यादा 40 लोग ऐसे हैं जो दोनों जगह गए हैं, जो या खरीदारी भी किए हैं उनने और क्या है, पर्यटन भी किए हैं। तभी तो दो बार कैलकुलेट हो रहे हैं। यानी कि 40% लोग खरीदारी के साथ साथ पर्यटन के लिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखो 20% सदस्य केवल खरीदारी के लिए गए हैं। अब देखो टोटल खरीदारी के लिए गए कितने हैं, 80 गए हैं। उनमें से 40 ऐसे हैं जो दोनों जगह के लिए गए हैं, मतलब खरीदारी और पर्यटन दोनों के लिए गए। और इसमें केवल पूछ रखा है केवल खरीदारी के लिए गए हैं, तो इन 40 को हटा देंगे जो दोनों जगह गए। तो कितने बच गए, 40 लोग ऐसे बच गए जो केवल के यहाँ पे गए, खरीदारी के लिए गए। लेकिन इसमें दिया क्या है, केवल 20% गए हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक स्टेटमेंट बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, तो जो क्रिकेट नहीं खेलता वो फुटबॉल खेलता है। लेट कोई विद्यालय है, उसके जो 60% जो मतलब 60 लोग क्या खेलते हैं, क्रिकेट को खेलते हैं। और जो क्रिकेट नहीं खेलते यानी 40 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट नहीं खेलते यानी फुटबॉल खेलते हैं। लेकिन अभी देखो हर फुटबॉल खिलाड़ी के पास एक दो पहिया वाहन है। फुटबॉल खिलाड़ी जो फुटबॉल खेलेगा उसके पास क्या है, एक स्कूटर है, यानी स्कूटर मान लो आप, स्कूटर है, दो पहिया वाहन है। निम्नलिखित आंकड़ों में से कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है, हमें गलत निकाले जा सकते, गलत निष्कर्ष बताने हैं। गलत कौन कौन से हो सकते हैं। पहला देखो 60% विद्यार्थियों के पास दो पहिया वाहन नहीं है। 60% विद्यार्थियों के पास दो पहिया वाहन नहीं है। अभी इसमें देखो दो चीज आपको गौर करने की है। मैंने बताया था इस तरीके के क्वेश्चन में एग्जैक्ट निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए आपको एग्जैक्ट कथन देने होंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि 60 जो है 60%, हमने 100 माना है, 100 का 60% क्या होता है, 60 ही होता है। तो परसेंटेज का कोई वो नहीं है 100 मानने के बाद। यानी कि 60 लोग क्या है, क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन इसने ऐसा नहीं बोला कि केवल क्रिकेट खेल रहे हैं। कहीं बोला है देखो 60% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, इसने कहीं पे भी बोला कि केवल क्रिकेट खेलते हैं, नहीं बोला। यानी कि इन 60 में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फुटबॉल भी खेल सकते हैं, क्रिकेट तो खेलते ही हैं, फुटबॉल भी खेल सकते हैं। समझ गए ना। और तो पहला स्टेटमेंट देखो, केवल 60% विद्यार्थी के पास दो पहिया वाहन नहीं है। 60% विद्यार्थी के पास दो पहिया वाहन नहीं है, इसके हिसाब से चले। अगर ऐसे बोल देता कि केवल 60% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं और केवल फुटबॉल, और ऐसे भी नहीं बोला, देखो इसने बोला है कि फुटबॉल खिलाड़ी के पास दो पहिया वाहन है। ऐसे नहीं बोला कि केवल फुटबॉल खेलने वाले के पास दो पहिया वाहन है, ऐसे नहीं बोला ना। यानी कि फुटबॉल खेलता हो या फिर चाहे क्रिकेट, दोनों साथ में खेलता हो, अगर फुटबॉल खेलता है वो तो उसके पास दो पहिया वाहन है, चाहे वो क्रिकेट भी साथ में खेलता हो। तो इसके हिसाब से देखोगे तो देखो 60% 60 क्रिकेट खेलते हैं
लेकिन कुछ इनमें ऐसे भी हो सकते हैं ना जो फुटबॉल भी खेलते हो, फुटबॉल भी खेलते हो तो फुटबॉल भी खेलते हो, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट दिया नहीं था, हमने देखा भी। तो ये गलत हो जाएगा ना कि 60% के पास दोपहिया वाहन नहीं है, क्योंकि इनमें से अगर कोई भी मान लीजिए इसमें 5 लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल भी साथ में खेलते हैं, तो 60 कहाँ से बचा? फिर 55 लोग ही बचे जिनके पास दोपहिया वाहन नहीं है। लेकिन 5 जो हैं वो दोनों गेम खेल रहे हैं, यानी फुटबॉल भी खेल रहे हैं तो फुटबॉल खेल रहे हैं, तो उनके पास भी दोपहिया वाहन हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। दूसरा, मतलब ये निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा सकता, ये निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते, हमें गलत ही आंसर बताना है। तो अभी ये तो हमारा आंसर के हिसाब से सही हो जाएगा, गलत चूज करना है, पहला भी सही हो जाएगा। किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी के पास दोपहिया वाहन नहीं है। देखो ये फिर वो क्यों आ जाएगा, फिर इसको समझाने की जरूरत नहीं है। इसने बोला है किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी के पास, 60 क्रिकेट के खिलाड़ी है उनके पास किसी के पास भी दोपहिया वाहन नहीं है, हम एग्जैक्ट नहीं जा सकते, क्योंकि इसने नहीं दिया है कि वो केवल क्रिकेट खेलते हैं। क्योंकि इन क्रिकेट में से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो क्रिकेट के साथ फुटबॉल भी खेलते हैं, और फुटबॉल भी खेलते हैं, तो उनके पास क्या होगा? दोपहिया वाहन होगा। होगा तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। क्रिकेट क्रिकेट खिलाड़ी फुटबॉल नहीं खेलते, क्रिकेट खिलाड़ी फुटबॉल नहीं खेलते। तो जो क्रिकेट के खिलाड़ी फुटबॉल नहीं खेलते हैं, देखो तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। वो एक ही कंसेप्ट पे सारे के सारे बेस है, कि कहीं पे भी इसने एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है कि क्रिकेट के विद्यार्थी, क्रिकेट के खिलाड़ी केवल केवल क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल के खिलाड़ी केवल फुटबॉल खेलते हैं। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत है और हमें गलत ही बताना है। तो एक ही कंसेप्ट था, अगर आपने, मैंने तीनों में 3 बार समझा दिया, अगर आपको समझ आया हो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2 अंकों की धन पूर्ण संख्या होगा, इसके अंकों को उत्क्रमित करने से बनी संख्या से अनुपात 4:7 है। मतलब कि 2 अंक संख्या मान लेते हैं, एक्स वाई है, और सॉरी एक्स वाई है, जब इनको उल्टा करते हैं, जब इनको उल्टा कर दिया रेशियो, तो वाई एक्स कर दिया, मान लीजिए इनको उल्टा लिख दिया, तो जो अनुपात बनता है वो क्या बनता है? 4:7 बनता है। ये क्वेश्चन ने दिया हुआ है, 2 अंकों की धनपूर्ण संख्या है, एक्स वाई हमने मानी, और इनके अंकों को उल्ट दिया एक्स वाई से वाई एक्स कर दिया, तो जो संख्या बनेगी उसका अनुपात 4:7 है। तो ऐसे युग्मों की संख्या कितनी है? तो ऐसे युग्मों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? अब ऐसे एक एक लिख लिख के करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ना। तो हमें क्या करेंगे, इसको ना कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करने से रेशियो में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर मान लीजिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान लो दोनों को, तो देखो ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 7 दूनी 14 आ जाएगा। तो देखो रेशियो तो सेम ही रहेगा ना, इनको काटोगे तो वही 4:7 आएगा, 2 से कट जाएगा। इसी प्रकार से हम 3 से 4 से 5 से 6 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या आएगा? 4 3 12 आ जाएगा, और 7 3 21 आ जाएगा। देखो इसने क्या दिया था? एक्स वाई रेशो वाई एक्स क्या आना चाहिए? 4:7। अब इसको 3 से जब काटेंगे ना तो ये सेम 4:7 आएगा, और ये देखो संख्या भी एक्स वाई वाई एक्स की तरह ही है, एक जस्ट अपोजिट। तो एक तो क्या आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे इस 4:7 को, तो 4 चौक 16 आ जाएगा, और 7 चौक 28 आ जाएगा। अब ये देखो एक्स वाई और वाई एक्स, मतलब इस तरीके से नहीं बन रहा है ना कि संख्या जस्ट अपोजिट हो, उल्टी हो, एक दूसरे की उल्टी हो, तो इसमें नहीं आया। 5 से करेंगे तो 5 चौक 20 आ जाएगा, और 7 पंजू 35 आ जाएगा। इसमें भी नहीं आया, संख्या जस्ट उल्टी नहीं आई। रेशियो तो सेम आ रहा है, लेकिन संख्या ऐसे नहीं आई जैसे इसने एक्स वाई रेशियो वाई एक्स दिया था। अब देखो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से कर लिया, 6 से करेंगे तो 6 चौक का 24 आ जाएगा, और 7 की 42 आ गया। ये देखो ये भी सेम आ गया, ये एक आंसर एक ये हमारा ये आ जाएगा, क्योंकि देखो एक्स वाई वाई एक्स, इनको एक्स वाई माने को जस्ट अपोजिट आ गया। इसी तरीके से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28 आ जाएगा, और 7 7 49 आ जाएगा, नहीं आया, इसमें भी नहीं आ रहा। 8 से करेंगे तो 8 चौक 32 आ जाएगा, और 8 7 56 आ जाएगा। और 9 से करेंगे तो इसमें भी देखो सेम नहीं आ रहा ना, एक्स वाई वाई एक्स नहीं आ रहा, ये नहीं बन रहा। 9 से करेंगे तो 9 चौक 36 आ जाएगा, और 9 7 63 आ जाएगा। अब देखो ये एक, ये देखो 3 6 6 3 एक्स वाई वाई एक्स, और रेशियो भी इसको जब काटेंगे ना 9 से हम, तो वही 4:7 आएगा, यानी 3 तो पोर्शन बन गए, 1 2 3। अब इनमें सिमिलरिटी देखते हैं, ऐसे ऐसे कैलकुलेट करना नहीं होता, एक बार 2 बार किया आपको, फिर एक पैटर्न ढूंढना पड़ता है। तो इसमें देखो 3 से मल्टीप्लाई किया था हमने, कलर चेंज करके दिखाता हूँ मैं आपको। इधर देखो 3 से चेंज किया, तब हमारा 12 21 आया था। फिर 6 से किया, और फिर 9 से किया, यानी कि 3 के मल्टीपल चल रहे हैं। 3 के मल्टीपल से जिन 3 के मल्टीपल से गुना कर रहे हैं ना, तो इनका रेशियो 4:7 भी आ रहा है, और ये जो एक्स वाई है ये वाई एक्स भी आ रहा है। इस सेम टू सेम जैसे क्वेश्चन की डिमांड है उसी तरीके से आ रहा है। तो यानी अगला इसी के देखो 3 आ गया, 6 आ गया, फिर 9 आ गया, तो यानी कि अगला जो मान आएगा ना वो किस पे आएगा? 12 पे आएगा, 12 पे आएगा। 12 से जब गुना करेंगे देखो 12 चौक 48, और 12 में 7 84 884,
देखो एक ये आएगा, बिल्कुल सही आ गया ना, तो पैटर्न समझ में आ गया, यानी कि चौथा ये बन गया। अब इसके अलावा जब हम जैसे ही आगे जाएंगे ना, तो ये संख्या 100 से ऊपर चली जाएगा। इस पैटर्न के हिसाब से नेक्स्ट हमारी संख्या 15 आती है, और 15 से जैसे ही 4 और 7 को गुना करेंगे ना 15 से, तो 15 चौक 60 आ जाएगा, और 15 7 105 आ जाएगा। अब ये देखो ये संख्या 3 डिजिट की हो गई, लेकिन इसने दिया कितने का था, केवल दो डिजिट का होना चाहिए। तो मतलब यहाँ तक हमें जाना ही नहीं है, हमें 12 तक जाना है। तो इस अगर इस मतलब इसको फॉलो करें जो इसने दिया है, तो केवल चार चार सीक्वेंस ऐसे बनेंगे, 4 क्रम जो मैंने भी बताए थे वो ऐसे बनेंगे जो इसको फॉलो करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, जो वाई एक्स रेशो वाई एक्स वाई को 4:7 में दर्शाता है। नेक्स्ट है, किसी परीक्षा में ए ने बी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए और बी ने ए से 5% कम अंक प्राप्त किए हैं, तो बी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं ये हमें बताना है। ए ने बी से 20 अंक अधिक प्राप्त किए, लेट से बी ने किसी परीक्षा में 100 अंक, बी के कितने आए हैं, 100 आए हैं। और यहाँ दिया है क्या कि ए ने बी से 20 अंक ज़्यादा प्राप्त किए, यानी 100 इसके हैं और 20 अंक ज़्यादा प्राप्त किए, यानी 120 ए ने प्राप्त किए। यानी डिफरेंस कितने का आ रहा है, 20 का डिफरेंस ने दिया है। और यदि बी ने ए से 5% कम अंक प्राप्त किए हो, बी, लेकिन देखो इसने दिया है कि ये जो 20 है ना, मतलब 5% कम अंक प्राप्त किए हैं किसने, बी ने, किससे, ए से, मतलब 120 से और 100 जो है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो केवल 5% है। और ये किसके बराबर है दे रखा है, हमारे हिसाब से कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। यानी कि 1% कितना हो जाएगा, 1% ये इधर 5 इधर आ जाएगा, 4 हो जाएगा। और बी ने कुल कितने अंक प्राप्त किए, 100, 1% 4 है, तो 100% कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो 400 अंक आ जाएगा। 100 तो कितना आ जाएगा, टोटल अंक कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। 400 अंक किसका आ जाएगा ये, क्योंकि इसमें देखो बी ने ए से 5% कम किए हैं, तो ए से जो डिफरेंस है ना मतलब ए से जो डिफरेंस है ना वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कितना आ रहा है हमारा, 100%, 400 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया हमारे हिसाब से ए अगर 400 है तो बी के 20 अंक कम है, तो 400 में से 20 कम हो जाएगा, यानी कि 380 अंक बी ने प्राप्त किए हैं। तो ये हमारा 34th क्वेश्चन था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सीता और गीता क्रमशः प्रत्येक 2 दिनों और प्रत्येक 3 दिनों के अंतराल के बाद तैराकी करने के लिए जाती हैं। यदि 1 जनवरी को वे दोनों एक साथ तैराकी करने के लिए जाते हैं तो अगली बार कब एक साथ जाएंगी। देखो इसके 2 मेथड है, क्वेश्चन को करेंगे। इसने दिया है कि सीता है ना जो प्रत्येक 2 दिनों के अंतराल पे जाती है, यानी कि 1 2 और थर्ड जो डे होगा ना, थर्ड डे उसको कौन जा रही है, सीता जा रही है, प्रत्येक थर्ड डे को जा रही है। उसी तरीके से और गीता जो है प्रत्येक 3 दिनों के अंतराल पे जा रही है, 1 2 3 का अंतराल, और फोर्थ जो भी डे होगा ना उसको जाएगी कौन, गीता जाएगी। यानी कि ये सीता थर्ड डे को और गीता फोर्थ डे को। और अगले बार कब साथ जाएंगे, ये इस तरीके के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, एलसीएम से क्वेश्चन है। तो 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी कि अब अगर वो 1 तारीख को साथ गई है ना, तो वो सीधे 12 तारीख को एक साथ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। दूसरा ये भी तरीका है कि हम लिखे कर लेंगे, जैसे 1 जनवरी मान लिया, उसके बाद में एक दिन का, एक से आगे 1 2 3 ऐसे लिख के गैप देख लेंगे, 2 का गैप सीता का, फिर 2 का गैप पे, और गीता का गैप 3 का गैप छोड़ेंगे। जिस दिन सेम मिल जाएगा, दोनों का सेम दिया जाएगा, वो हमारा आंसर है, वो 12 जनवरी आएगा। तो राइट आंसर सी आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 मीटर की दौड़ में एक्स वाई और जेड 3 प्रतियोगी हैं। मान लीजिए वे सभी विचित्र एक समान गतियों से दौड़ रहे हैं। वाई एक्स से 40 मीटर आगे है, दौड़ना शुरू करता है। देखो वाई एक्स से कितना मीटर है, 40 मीटर आगे है और दौड़ना शुरू करता है। जेड एक्स से 64 मीटर है, एक्स ये रहा और मान लीजिए जेड यहाँ पे आता है, तो 40 तो ये और 24 ये, ओवरऑल कितना हो जाएगा, 64 मीटर। इसने भी यही दिया है कि एक्स वाई जो जेड है ना वो एक्स से 64 मीटर दूर है। वाई और जेड को 1000 मीटर की दौड़ प्रतिस्पर्धा करनी है, वाई और जेड से कितने मीटर आगे दौड़ना शुरू करेगा। तो यहाँ पे देखो टोटल जो दौड़ कितने की है, 1000 मीटर की। यहाँ पे देखो 1000 मीटर की दिया हुआ है, और उसमें से है ना 1000 मीटर की, उसमें देखो वाई और जेड, वाई स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, वाई हो रहा है 40 मीटर आगे से स्टार्ट हो रहा है, जेड तो उससे भी आगे, लेकिन वाई भी देखोगे तो जेड से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि जो
1000 माइनस 40 कर दोगे तो y कितना, केवल 960 मीटर ही दौड़ रहा है, क्योंकि 40 मीटर आगे से दौड़ेगा तो 960 मीटर ही दौड़ेगा। और चूंकि इसने दिया है टोटल 960 मीटर से, तो y और z स्टार्ट करते हैं। y तो 960 मीटर से और z उससे भी आगे से स्टार्ट कर रहा है। तो अगर 1000 मीटर y से अगर 1000 मीटर मानेंगे, इसका मतलब ये है कि अगर y से 1000 मीटर है तो z कितनी आगे से दौड़ना स्टार्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो 960 मीटर है, 960 मीटर है, तब जेड कितनी आगे है वाई से, 24 मीटर। 24 मीटर, 24 मीटर कब है, जब मतलब 960 मीटर की रेस है ना, तब जेड वाई से 24 मीटर आगे है। हमें बताना है कि जब 1000 मीटर की दौड़ होगी तो जेड कितनी आगे होगा। तो देखो इसको नए पेज से शुरू कर दें। 960 मीटर की रेस है और जेड कितनी आगे है, अभी 24 मीटर है वाई से जेड कितने मीटर है, 24 मीटर है, हमें क्वेश्चन के हिसाब से बताया। तो 1000 मीटर के लिए हमें, 1000 मीटर की प्रतिस्पर्धा है तो 1000 मीटर के लिए करेंगे तो कैसा आ जाएगा, पहले 1 मीटर के लिए निकालेंगे, 24/960 आ जाएगा, 960 बटे में आ जाएगा। और जब 1000 मीटर के लिए हम देखेंगे कि जेड कितनी दूर है, तो ये आ जाएगा 24/960 मल्टीप्लाई, मतलब 1000 जब इसका जो क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे ना, वो तो जो इसका सोल्यूशन करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कि जब 1000 मीटर की दौड़ होगी ना वाई और जेड के बीच में, तो जेड को है ना 25 मीटर आगे से शुरू करना होगा दौड़, ठीक है। 960 मीटर में 24 मीटर आगे खड़ा था, तो 1000 मीटर में कितना, 25 मीटर आगे खड़ा होगा। और यदि x 25 के बराबर है या उससे बड़ा है, x क्या है, या तो 25 के बराबर है या फिर उससे बड़ा है, 25 से बड़ा है, यानी कि इसको सिंपली देखे ना तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x या तो बड़ा है या बराबर है किसके, 25 के, ठीक है। दूसरा y 40 से कम है, y 40 से कम है, यानी कि y 40 से कम है या उसके बराबर है, तो ये दो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमें दिया हुआ है। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक सदैव सही है, हमें सही बताना है। एक्स वाई से बड़ा है, हमें देखो हमें लिखा हुआ है सदैव, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। सदैव मतलब किसी भी कंडीशन में एक समान आंसर आना चाहिए। ये दो डिफरेंट उत्तर आ गए ना तो ये गलत हो जाएगा। हमें एक आंसर ऐसा मिल जाए कि एक्स वाई से बड़ा नहीं है तो हमारे गलत हो जाएगा। तो देखो एक्स वाई से बड़ा बोल रखा है इसने, एक्स कितना है, या तो 25 से बड़ा है या बराबर है, और वाई कितना है, 40 से छोटा है। देखिए तो सिंपली बोल रखा है, 40 के बराबर मान ले वाई को तो वाई 40 हो गया, बराबर भी तो दिया है ना, वाई 40 हो जाएगा। और एक्स को यदि हम 25 के बराबर मान लें तो एक्स 25 हो गया, तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि 25 ज़्यादा होगा, 40 ज़्यादा होगा, तो एक्स वाई से सदा बड़ा है, ये बिल्कुल गलत है, जरूरी नहीं है। दूसरा की बात करें, ये कंडीशन तभी हो सकती है ना जब वाई को हम 40 माने और एक्स को हम 40 से ऊपर कुछ संख्या मान ले, क्योंकि 25 से बड़ा है, तब हो सकती है। लेकिन अगर सबसे छोटी वैल्यू मानेंगे एक्स की 25, तो ये फिर वाई से छोटा हो जाता है, तो पहली कंडीशन तो गलत हो जा रही है। दूसरी कंडीशन की बात करें तो वाई माइनस एक्स 15 से बड़ा है। यदि हमारी कोई एक कंडीशन में 15 से छोटा आ जाए तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वाई हमने 40 माना है और ये 15 से बड़ा बोल रखा है, तो वाई को हमने 40 मान लिया, पहले बड़ी से बड़ी संख्या लेके चलते हैं। वाई को 40 मान लिया और एक्स को हम मान लिया क्या, 25 मान लिया, 25 ही मान लेते हैं, क्योंकि 25 के बराबर एक्स, तो कितना आ रहा है डिफरेंस वाई माइनस एक्स का, ये आ रहा है 15 आ रहा है। जबकि इसमें क्या बोला है, 15 से बड़ा है, और वो भी सदैव हर कंडीशन में बड़ा है नहीं, क्योंकि अगर आप वाई की जगह वाई छोटा भी तो है, 40 से छोटा है, 40 से छोटा या बराबर वाला माना है, छोटा मानेंगे तो 39 हो जाएगा, और 39 में 25 घटाएंगे तो ये तो 14 बच जाएगा, तो ये तो छोटा हो गया, y माइनस एक्स 15 से छोटा हो गया, जबकि इसमें तो दिया है सदैव बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तीसरा y माइनस एक्स 15 से छोटा या उसके बराबर है, हाँ ये कंडीशन हमेशा सही होने वाली है, क्योंकि यही देख लो आप, यहाँ से देखो बड़ी से बड़ी वैल्यू मानी हमने y की, तो 40 मानी है, तो और x की छोटी से छोटी वैल्यू 25 हो सकती है, क्योंकि उसमें बराबर दिया है। इसके बाद में देखोगे तो x बड़ा है, 25 से 26 आ सकती है, 27 से बड़ी कितनी भी हो सकती है, लेकिन सबसे छोटी वैल्यू x की कितनी है, 25 है, तो इसका जब डिफरेंस करेंगे ना y माइनस एक्स तो 15 आएगा। इसके आगे हम y के वैल्यू को कम करते जाएंगे ना, या फिर x की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, तो ये मान हमेशा छोटा होता जाएगा। जैसे यहाँ 25 की जगह 26 हो जाता तो भी 39 आ जाता, तो मतलब कि 14 आ जाता। तो चाहे x की वैल्यू को बढ़ाओ चाहे y की वैल्यू को छोटी करो, इसके अलावा
तो हमेशा जो वैल्यू आएगी ना 15 से छोटी आएगी। अब वैल्यू इनके हिसाब से पुट करके देखेंगे, हमने देख भी लिया है। तो ये कंडीशन हर हर हाल में क्या होने वाली है, सही होने वाली है। तो चौथी कंडीशन भी अगर हम देखें x प्लस वाई 65 से बड़ा या उसके बराबर है, तो देखो x प्लस वाई, एक्स का वैल्यू हमने फिर वही मान रखते हैं, ज्यादा नहीं मानना, हमें 25 ही मानते हैं। और वायु की वैल्यू मान लेते हैं हम क्या, 40 मान लिया। तो ये कितना आ रहा है, 65 आ रहा है। ठीक है, 65 के बराबर तो एक कंडीशन में आ गया। अब दूसरा देखते हैं, वाई है ना, वाई जो है चूंकि 40 से छोटा है, तो इस बार हम 40 ना मान के 39 मानेंगे, क्योंकि 40 से छोटा है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 64 आ गया, लेकिन इसने तो दिया है या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, छोटा भी तो हो सकता है। तो ये कंडीशन भी गलत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, वाई माइनस एक्स 15 से छोटा है उसके बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 38वें क्वेश्चन की। ईना ने ईना अपने माता पिता के विवाह के बाद के 4 वर्ष बाद हुई थी, मतलब ईना जब उसके फादर मतलब मदर फादर पेरेंट्स की जब शादी हुई थी, तो उससे उसके 4 साल बाद वो पैदा हुई थी। उसकी माता उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है। उसकी जो मदर है, उसकी माता उसके पिता से, उसके फादर से 3 साल छोटी है। ये इसके हिसाब से, हमारे हिसाब से ये हो जाएगा, क्वेश्चन में जो दिया हुआ उसके हिसाब से। ईना से जो, और इसकी जो माता है ना, इसकी माता है जो ईना से कितने साल, ईना जो भी कितने वर्ष की है, ईना कितने वर्ष की, 13 वर्ष की है। देखिए, उसकी माता उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है, इक्वेशन फर्स्ट आ गया हमारा, कोई टेंशन नहीं। और उसकी माता के बारे में बोल रखा है, और ईना जो भी 13 वर्ष की है, ईना जो भी 13 वर्ष की है, से 24 वर्ष बड़ी है, 24 वर्ष बड़ी, ईना से 24 वर्ष बड़ी है। और ईना है कितने की अभी, 13 साल की। तो टोटल इसकी मदर की एज आ जाएगी, कितनी आ गई, 7 और 3, 37 आ गई। 37 37 आ गई ना। तो मदर की एज आ गई। फादर की निकाल लेंगे, फादर की है कितनी, फादर की कितनी हो जाएगी, ये 3 इधर आ जाएगा, तो फादर की एज क्या आ जाएगी, फादर आ जाएगी मदर से 3 अधिक, मदर से 3 अधिक यानी 37 है, तो फादर कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। ठीक है, फादर और मदर की एज आ गई। तो ईना के पिता की किस उम्र में शादी हुई थी, देखो आज जब ईना 13 साल की है, तब उसके फादर की उम्र कितनी है, 40 है। तो उसकी शादी कब हुई थी, जब ईना ईना एक तो मतलब 40 साल का तो आज है, 13 साल की ईना हो गई, और 4 साल बाद ईना हुई थी, यानी कि 13 और 4 17 हम घटा देंगे 40 में से, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। आपको समझ आ रहा होगा, 40 साल का आज उसका पिताजी है, और उसकी बेटी है ना, वो 13 साल की हो गई है। तो मतलब 13 साल तो सीधे सीधे घट गए। तो 13 साल जब इसमें से घटेंगे सीधे सीधे 40, अब एक एक बार घटा के देखते हैं आपको। 23, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये 27 बच गया, है ना। अब देखो उसकी जो बेटी हुई थी ना, वो हुई थी कब, जब उसका पिता 27 साल का था, लेकिन शादी कब हुई थी, 4 साल बाद में। उसकी बेटी पैदा कब हुई थी, देखो 4 साल बाद पैदा हुई थी, यानी कि 27 से 4 साल पहले उनकी शादी हुई थी, यानी कि 23 वर्ष की उम्र में उसके पिता जब 23 वर्ष के थे तब उनकी शादी हुई थी। तो 20 का राइट आंसर आ जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। राकेश के पास एक विशिष्ट कंपनी के 8 मोबाइल हेडसेट खरीदने की धनराशि थी, लेकिन खुदरा व्यापारी ने उस खास हेडसेट पर बहुत अच्छी छूट का प्रस्ताव दिया। राकेश अपने पास राकेश अपने पास की धनराशि से अब 10, मतलब वो जितना उसके पास था ना, तो वो लेट से पहले उसके पास धनराशि थी, तो वो 8 मोबाइल हेडसेट खरीदने की राशि थी। लेट से उसके पास पहले 80 रुपए थे, और वो उससे 8 हेडसेट खरीद सकता था। 8 हेडसेट को ऐसे डिनोट करते हैं, यानी कि एक हेडसेट कितने का पड़ रहा था, अगर 8 रुपए का, मतलब 8 हेडसेट खरीद रहा था, 10 रुपए का पड़ रहा था इसके हिसाब से। यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। माना हमने कितना, 80 रुपए थे उसके पास, 8 हेडसेट वो खरीद सकता था, यानी कि एक हेडसेट वो 10 रुपए का पड़ रहा था उस टाइम, लेकिन उसने कुछ छूट दी दुकानदार ने, और राकेश के पास अब 10, मतलब जो छूट दी नहीं ना, उसके बाद में अब राकेश कितना, रुपए तो 80 है, लेकिन अब कितनी, 10 हेडसेट खरीद पा रहा है। रुपए उतने कितने माना हमने, 10 हेडसेट खरीद पा रहा है, यानी कि अब एक हेडसेट के प्राइस क्या हो जाएगी, तो 80 में 10 का भाग जाएगा, यानी कि एक हेडसेट अब कितने का हो जाएगा, 8 का। जबकि 8 का होगा ना तभी तो 10 आ पाएंगे अब, यानी कि पहले 10 की कोई वस्तु थी, अब 8 की हो गई, यानी कि 2 रुपए की छूट दे दी, किस पर, 10 रुपए पर। यानी कि कितना डिफरेंस कितने का है, 2 का। हम मतलब परसेंटेज इसी तरीके से निकाल दें कितनी छूट है, जितने का डिफरेंस है, और जिस पर डिफरेंस है, पहले 10 की थी अब वो 8 की हो गई, तो किस पर, 10 पर डिफरेंस है, कितने का, 2 का। तो इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से 10 गया, और 10 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 20%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20% किसने
डिस्काउंट दी दुकानदार ने, तब वो 8 से 10 हेडसेट आप खरीद सकता है। तो और ये क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है, क्योंकि हमारे 10 क्वेश्चन की बात थी। 2-9 से हमने स्टार्ट किया था, 3-9 तक हम आ चुके हैं, यानी 10 हो चुके हैं हमारे। और ये जो क्वेश्चन है आज के लिए आपका होमवर्क है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले और इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो ये मैं इसको होमवर्क लिख देता हूँ, होमवर्क है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में करना, और इसको मैं इंग्लिश में भी आपको दिखा देता हूँ। जरूर जरूर इसको सॉल्यूशन देना है आपको, ताकि और नहीं तो फिर कल कल तो हम स्टार्ट करेंगे इससे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए, और लाइक शेयर तो करना ना भूलिए। धन्यवाद।